Hello everyone, today I am going to start the new video, lecture 23 on the topic of Indian Council Act 1861। इससे पहले हमने 22 लेक्चर कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के रीजंस को जानेंगे। ठीक है, क्यों इसको लाया गया था काउंसिल एक्ट को। ठीक है, 1861 में रीजंस क्या है इसका। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ऑन इशू ऑफ इनकम टैक्स बिल। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि जो सुप्रीम गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया की, वह सुप्रीम थी। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास मतलब कि जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास की, उसकी जो गवर्नमेंट है, इन दोनों में, सुप्रीम गवर्नमेंट में और जो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास थी, दोनों में इश्यूज अराइज होते हैं ऑन द इनकम टैक्स बिल। ठीक है, ये मतलब कि दोनों में ये डिफरेंस था, मतलब कि इनका इशू था इनकम टैक्स बिल का। तो इस वजह से ये रीज़न था कि इंडियन काउंसिल एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है हमारा डाउट्स रेस्ड ऑन द वैलिडिटी ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस विदाउट इनेक्टमेंट बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें यह कहा गया है कि पॉइंट में कि जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस, ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर लॉ जो इनकी यहाँ पर जो लॉ की वैलिडिटी थी, वो मतलब कि वो इनेक्टमेंट नहीं हुई थी बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसलिए उसका जो इसके अंदर कुछ डाउट रेज हो रहे थे। क्या डाउट रेज हो, देखिए क्लियरिटी में बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि जो नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस थी, इनमें जो लॉ इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट रेज हो रहे थे, क्योंकि वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके द्वारा इनेक्ट नहीं की गई थी जो ये लॉज थे यहाँ के नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस के। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा यहाँ पर इनेक्टमेंट नहीं हुई थी लॉज की, तो ये डाउट रेज हो रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया क्लियर। हाँ, एक बार मैं आपको एक बात बताना भूल गई। यहाँ पर ये लाइन्स आती है ना, इनको आप इग्नोर कर दीजिए। देखिए रेड कलर की, ग्रीन कलर की यहाँ पर लाइनें आ जाती है, तो इनको आप इग्नोर कर देना। एक मिनट रुकिए, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ सभी को। तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पर से जितने भी लाइन्स यहाँ पर आ रही थी वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होगी, इस वजह से मैंने उन सभी को लाइन को हटा दिया। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से और अच्छे से इसको रीड कर लेना। हमारी वीडियो जितनी भी वीडियो देखते हैं हम हमारी, उन सभी वीडियोस को देखने के बाद आप सभी ये जो मैं नोट्स कर देता हूँ आपको, इनको रीड कर लिया करो ये। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो चलिए हम कहाँ पढ़ते हैं। हमारा रीजंस कंप्लीट हो गया था, हमने रीजंस को जाना। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। और हम प्रोविजंस में आते हैं, इसके क्या प्रोविजंस थे इस इंडियन काउंसिल एक्ट के 1861 में। फर्स्ट प्रोविज़न क्या कहते हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थे उसके जो प्रोविजन थे वो मतलब इसमें क्या थे प्रोविज़न। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम। द एक्ट एंड लार्ज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थी उसकी जो पावर थी उसको एनलार्ज कर दिया गया था। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी पावर को बढ़ा दिया गया था, एनलार्ज कर दिया गया था। ठीक है, इस प्रोविज़न के अंडर में इसकी जो मेंबर थी, मेंबर ऑफ काउंसिल थी, इसमें कौन कौन मेंबर थे और इनकी क्या क्वालिफिकेशन थी और इनको कितने मेंबर थे। ठीक है, इनको देखते हैं अब हम। ये फर्स्ट में हमारा आता है 3 persons were to be those who had served in India for 10 years either under company or under crown। 3% वो थे जो इंडिया में सर्व कर रहे थे, मतलब जो इंडिया में रह रहे थे और उनको एक्सपीरियंस था कितना, उनको एक्सपीरियंस था मतलब कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस था उसको, किसमें, अंडर द कंपनी और अंडर क्राउन। जो कंपनी थी और जो क्राउन था, इंग्लैंड में था वैसे तो क्राउन, इसको मैजेस्टिक कहा जाता था। तो इन दोनों के अंदर उसको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तब जाकर वो मतलब कि 3 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे इसमें मेंबर ऑफ काउंसिल में। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में बताया कि 1 मेंबर शुड बी ईदर अ बैरिस्टर और एडवोकेट ऑफ 5 years स्टैंडिंग, मतलब कि एक मेंबर वह होना चाहिए जो 5 साल के लिए बैरिस्टर हो या फिर एडवोकेट हो, उसको 5 साल का उसके अंदर रहा होना चाहिए और या फिर उसको प्रैक्टिस में आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए मतलब कि 5 साल का। ठीक है, एंड 1 शुड बी कमांडर इन चीफ अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और एक मेंबर होना चाहिए जो कमांडर, मतलब कि जो एक काउंसिल में एक मेंबर होता है कमांडर इन चीफ, जो अपॉइंट करता है
बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको अपॉइंट करता है कमांडर इन चीफ को फॉर इंडिया। ठीक है, और जो ये कमांडर इन चीफ है ये इसकी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। ये दूसरे नंबर पर होता है, मतलब कि सबसे पहले नंबर कौन है, गवर्नर जनरल, उसके बाद आता है कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कमांडर इन चीफ को। तो ये हमारे कितने मेंबर हो गए इसमें, हमारे हो गए 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स हमारे मेंबर ऑफ काउंसिल में आ गए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही आता है प्रोविजंस में। द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर कंसर्निंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसमें एम्पावर्ड कर दिया था कि गवर्नर जनरल को कि वह जो रूल थे ऑर्डर थे वो मतलब कि कंसर्न कर सके फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, वह रूल्स को और ऑर्डर्स को कंसर्न कर सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल एम्पावर्ड कर दिया गया था इसके लिए। और नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर जनरल फ्रॉम हेडक्वार्टर गवर्नर जनरल काउंसिल कुड अपॉइंट प्रेसिडेंट इन काउंसिल विद ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो गवर्नर जनरल था अगर वो अपने हेडक्वार्टर में नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर जो गवर्नर जनरल काउंसिल है वह अपॉइंट कर सकती है एक प्रेसिडेंट को काउंसिल में। ठीक है, काउंसिल में एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकती है, गवर्नर जनरल काउंसिल है जो। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर मेंबर भी देखे हैं वही काउंसिल है ना, तो वह काउंसिल अपॉइंट कर सकती है प्रेसिडेंट को फॉर मतलब कि जो गवर्नर जनरल एब्सेंट है तो वो एब्सेंट गवर्नर जनरल की जगह ले सके प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके पास सभी पावर होती है जैसे कि गवर्नर जनरल के पास होती है, लेकिन कुछ एग्जेप्शनल केस होते हैं, मतलब कि कुछ पावर इसको नहीं दी जाती हैं। ठीक है, जो अपॉइंट किया जाता है बाय दी गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा, मतलब कि और सभी पावर्स वैसे गवर्नर जनरल के जितनी ही होती है इसकी भी जो अपॉइंट की जाती है मतलब काउंसिल के द्वारा ही। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि गवर्नर जनरल एंड पावर टू ओवर रूल दी मेजोरिटी इन द काउंसिल इन मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मतलब कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी काउंसिल डिसीजन लेती थी मेजोरिटी बेसिस पर, ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी और वो अपनी पावर को यूज़ करके जितनी भी मेजोरिटी थी काउंसिल की उसको ओवर रूल कर सकता था फॉर दी सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश की पोजेशन के लिए भारत, मतलब कि जो भारत में पोजेशन था ब्रिटिश का उसके सेफ्टी और इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल अपनी पावर यूज़ कर सकता था इस इंडियन काउंसिल एक्ट के आने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि गवर्नर जनरल वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस एंड टू डिवाइड और ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी प्रेसिडेंसी और प्रोविंस। मतलब कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसके आने के बाद जो गवर्नर जनरल है इसको एम्पावर कर दिया गया है कि वह न्यू प्रोविंसेस क्रिएट कर सकता है, जो प्रोविंसेस जैसे स्टेट होती है, ठीक है, उनको क्रिएट कर सकता है और उनको डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, उनको चेंज भी कर सकता है, ऑल्टर भी कर सकता है। ठीक है, और उनकी जितनी भी लिमिट्स थी उसको कम ज़्यादा कर सकता है बाय द गवर्नर जनरल। इसको एम्पावर्ड कर दिया गया था ऑफ एनी प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस, मतलब किसी भी प्रेसिडेंसी को और प्रोविंस को। ठीक है, तो ये थी इसकी पावर गवर्नर जनरल की। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल कुड ऑथोराइज गवर्नर जनरल टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल एक्सेप्ट दोज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कि बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ मैं कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल काउंसिल थी, वह ऑथोराइज कर सकती थी गवर्नर जनरल को कि वह अपनी जो काउंसिल की पावर है वो अपनी सभी पावर्स काउंसिल दे सकती है किसको, गवर्नर जनरल को। मतलब कि एक्सरसाइज करता है, सभी पावर कर सकता है गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर वह काउंसिल मतलब कि कह देती है तो। लेकिन कुछ एग्जेप्शनल केस हैं जिसमें वह उसको गवर्नर जनरल को पावर नहीं दी जा सकती, वो है लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। इसके रिगार्डिंग गवर्नर जनरल को कोई भी पावर नहीं दी जा सकती। ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड और सभी पावर इसको दी जा सकती है गवर्नर जनरल को बाय द काउंसिल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोविजन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रोविजन पर। इसको रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा और भी। ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे प्रोविजन पर, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो अभी हमने क्या देखा है, हमने अभी देखा है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव।
प्रोविजंस रिलेटेड टू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। हमने अभी फर्स्ट प्रोविजन कंप्लीट किया इससे रिलेटेड। अब हम आते हैं सेकंड प्रोविजन सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड। इसके क्या प्रोविजन है इसको हम देखेंगे। और इसका फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज एनलार्ज इनटू अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जो लॉज बनाते हैं, मतलब कि इनके पास लॉ मेकिंग पावर्स होती है लेजिस्लेचर के पास। वैसे तो जो गवर्नमेंट है उसको नहीं, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में आपने सुना ही होगा। इंडियन पॉलिटी में भी सेपरेशन पावर कितनी होती है, 3 होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, तो हमने अभी एग्जीक्यूटिव को ऊपर देखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आते हैं लेजिस्लेचर पर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या था। एग्जीक्यूटिव का हमने देख लिया। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉ मेकिंग पावर्स होती है इनके पास। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे कि ये लॉज को कैसे मेक करते थे, कैसे बनाते थे लॉज को। इसके अंदर ये प्रोसीजर होगा ज़्यादातर। तो देखते हैं हमने अभी पहली लाइन पढ़ी है, तो मैं आपको साथ के साथ इसलिए रीड करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको भी अच्छे से, अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो भी मैं आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको और भी टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसकी जो पावर थी एनलार्ज कर दी गई थी फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब कि लेजिस्लेशन के पर्पस के लिए इसकी गवर्नर जनरल काउंसिल को एनलार्ज कर दिया गया था इनटू अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि सेंट्रल बेसिस पर इसको, मतलब कि एक ही काउंसिल बना दिया गया था सेंट्रल बेसिस पर। ठीक है, और मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही काउंसिल बना दिया गया जिसको कहा जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इस प्रोविजन में यह है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड प्रोविजन में बताया गया है कि इसके जो मेंबर थे, इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इसके कितने मेंबर थे। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। इसमें कहा गया है कि कम से कम 6 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर होने चाहिए। मतलब कि 6 और 12 के बीच में कितने भी हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर। और ये नॉमिनेट किए जाते थे बाय द गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, बाय गवर्नर जनरल इनको नॉमिनेट किया जाता था। देयर टेन्योर वॉज ऑफ 2 ईयर्स। इनका जो मेंबर है, इनका टेन्योर होता था 2 ईयर्स का। एंड आउट ऑफ देज 1.5 वर टू बी ऑफ दी नॉन ऑफिशियल्स। और इनमें जो ये मेंबर्स होते थे, इनमें 1.5 मेंबर्स होते थे नॉन ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल्स का मतलब जो आर्मी से रिलेटेड, मतलब कि आर्मी में पहले उनकी कोई पोस्ट ना रही हो, मिलिट्री में, ठीक है, नेवीज में, इस तरह की उनकी कोई ऑफिशियल्स ना रहा हो। ठीक है, वो नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए थे। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। द फंक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वर कन्फाइंड स्ट्रिक्टली टू लेजिस्लेशन। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके न्यू फंक्शंस को स्ट्रिक्टली लेजिस्लेट कर दिया गया था, कन्फाइंड कर दिया गया था स्ट्रिक्टली। ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज टू मेक लॉज फॉर ब्रिटिश इंडिया बट द लॉज रिलेटिंग टू पब्लिक रिवेन्यू, रिलीजन, आर्मी, नेवी और फॉरेन रिलेशंस वर नॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो लॉज बना सकती थी ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया था उनके लिए लॉज बना सकती थी। लेकिन कुछ लॉज ऐसे थे जैसे कि पब्लिक रिवेन्यू, रिलीजन, आर्मी, नेवी और फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज थे, उसको अगर इंट्रोड्यूस करना होता था तो उसको सबसे पहले गवर्नर जनरल से प्रायर सैंक्शन लेनी होती थी, उसको सैंक्शन लेनी होती थी गवर्नर जनरल से। ठीक है, तब जाकर वह लॉज रेगुलेट किए जाते थे। ठीक है, इंट्रोड्यूस किए जाते थे इन सभी लॉज को जो हमने अभी देखा है। पहले उनको प्रायर सैंक्शन लेनी होती थी गवर्नर जनरल से। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल वर एम्पावर टू रिपील, अमेंड और ऑल्टर एनी लॉज और रेगुलेशंस रिलेटिंग टू ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि गवर्नर जनरल के इन काउंसिल के पास ये उनको ये एम्पावर्ड कर दिया गया था इस इंडियन काउंसिल एक्ट के अंडर में कि वह रिपील कर सकती थी, अमेंड कर सकती थी, ऑल्टर कर सकती थी, एंड मतलब किसी भी लॉज को, ठीक है, और रेगुलेशंस को रिपील कर सकती थी, अमेंड कर सकती थी, ऑल्टर कर सकती थी, किसी भी लॉज और रेगुलेशंस को रिलेटिंग टू ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल को एम्पावर्ड कर दिया गया था इस एक्ट के अंडर। क्लियर हो गया। तो अब हम आता है हमारा इसी पॉइंट में ये आता है, सेकंड प्रोविजन में ये भी
the act empowered Governor General to issue ordinances on his own authority without his council in case of emergency। मतलब कि जो गवर्नर जनरल था उसको एम्पावर्ड कर दिया गया था इस एक्ट के अंडर में कि वह कोई भी ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, ठीक है। और मतलब कि जो उसकी काउंसिल थी उसके बिना, जो उसकी काउंसिल थी बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी अथॉरिटी के, ठीक है, तो वह ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, ठीक है, फिर किसी भी लॉज को पास कर सकता है गवर्नर जनरल। तो इसको एम्पावर्ड कर दिया गया था गवर्नर जनरल को, लेकिन इसको सिर्फ तभी ऐसा करना होता था जब कोई इमरजेंसी हो। इमरजेंसी जैसे कि कोई वॉर्स हो गई, ठीक है, कोई ट्रीटी के बेस पर ट्रीटी करनी हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करना हो, तो इस बेसिस पर गवर्नर जनरल को ये एम्पावर्ड कर दिया गया था कि वह इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। क्लियर हो गया, विदाउट हिज काउंसिल की, ठीक है। तो ये इसको एम्पावर्ड कर दिया गया था गवर्नर जनरल को। तो ये हमारा सेकंड प्रोविजन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड प्रोविजन पर। ये हमारा थर्ड प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, अभी हमने ऊपर क्या देखा है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर का मतलब सेंट्रल बेसिस पर, ये सेंट्रल बेसिस पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, ये उस बेसिस पर हो गया सेकंड प्रोविजन। और ये थर्ड प्रोविजन है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल मतलब कि जो प्रोविंशियल मान लीजिए स्टेट, ठीक है, स्टेट के बेसिस पर जो बॉम्बे और मद्रास थी, बॉम्बे और मद्रास में लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। और भी कई प्रोविंसेस थी जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इसी एक्ट के अंडर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर में, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं हम क्या था। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रिस्टोर्ड द पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। मतलब कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आने के बाद में जो गवर्नमेंट थी कहाँ की, मद्रास एंड बॉम्बे की, ये मतलब कि प्रोविंसेस थी, ठीक है, ये दोनों मद्रास एंड बॉम्बे। तो जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, इन दोनों को एम्पावर्ड कर दिया गया था इस एक्ट के अंडर में कि वह अपने यहाँ पर लॉज बना सकती है, ठीक है, अमेंड कर सकती है। तो इनको ये पावर दे दी गई थी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने इनके प्रोविंसेस के बेस पर बना दी गई थी। हर एक प्रोविंसेस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि द काउंसिल ऑफ गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर एक्सपेंडेड फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस बाय एडिशन ऑफ एडवोकेट जनरल एंड सर्टेन अदर मेंबर्स। मतलब कि इस पॉइंट में ये कहा गया कि जो मद्रास और बॉम्बे हैं, मद्रास एंड बॉम्बे, वहाँ के जो ये वहाँ का जो गवर्नर था, गवर्नर काउंसिल थी, तो उनको एक्सपेंड कर दिया गया था। मतलब कि उनको बढ़ा दिया गया था, उनकी पावर को बढ़ा दिया गया था। कैसे? क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए वहाँ पर कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम था एडवोकेट जनरल एंड सर्टेन अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था ताकि उनकी पावर्स को एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। और वहाँ पर उनकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बनाया जाता है कि वो अपने लॉज, ठीक है, और उन लॉ से रिलेटेड सभी चीज़ों को वो डिस्कस कर सके। क्लियर? These members could sit and vote in meeting of governor and council held for purpose of making laws। जो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं एडवोकेट जनरल एंड अदर सर्टेन मेंबर्स, ठीक है, तो इनको ये भी पावर थी कि वह वोट कर सके किसी भी मीटिंग में, गवर्नर एंड काउंसिल की मीटिंग में। जो गवर्नर काउंसिल की मीटिंग होती है तो वहाँ पर वे बैठ भी सकते हैं, ठीक है, उनकी सीटिंग भी है वहाँ पर, और वे वोट भी कर सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग लॉज। अगर कोई भी लॉज बनाया जाता है तो, ठीक है, उससे रिलेटेड वहाँ पर वे वोट कर सकते हैं और बैठ भी, उनकी सीटिंग भी है वहाँ पर। मतलब कि ये क्लियर हो गया। द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज नेसेसरी टू द वैलिडिटी ऑफ लॉ। मतलब कि गवर्नर था जो यहाँ के प्रोविंसेस का, उससे मतलब कि सहमति लेनी होती थी, तब जाकर लॉज की वैलिडिटी को जरूरी थी। मतलब कि लॉज की वैलिडिटी के लिए जरूरी था कि गवर्नर से सहमति ले, ठीक है, किसी भी मतलब कि लॉ मेकिंग के लिए। क्लियर? क्योंकि गवर्नर ही सबसे सुप्रीम अथॉरिटी थी कहाँ पर, प्रोविंसेस में, और जो गवर्नर जनरल था वो सेंट्रल बेसिस पर, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी थी। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि हाउ एवर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वर नॉट एम्पावर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन एनी ऑफ द लॉज रिलेटिंग टू आर्मी, फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, करेंसीज, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल।
मतलब कि इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो प्रोविंसेस उनमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी वो कोई भी लॉज बना सकती थी, उनको ही एम्पावर्ड कर देते थे। लेकिन कुछ ऐसे लॉज थे जैसे कि आर्मी से रिलेटेड हो गया, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड हो गया, पॉलिटिकल अफेयर्स, करेंसीज, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सभी से रिलेटेड अगर कोई भी लॉज पास करना है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंसेस की, तो उसको सबसे पहले प्रायर सैंक्शन लेनी होगी गवर्नर जनरल से। ठीक है, हमने ऊपर भी ऐसे देखा था किसमें जो हमारा, देखिए यहाँ पर भी गवर्नर जनरल से पहले परमिशन लेनी होती तब जाकर यहाँ पर ये जो हमने देखे थे फॉरेन अफेयर्स, आर्मी, नेवी, इन सभी से रिलेटेड वह लॉ पास हो सकता था। ठीक है, पहले प्रायर सैंक्शंस थी गवर्नर जनरल की। इस तरह से यहाँ पर भी परमिशन लेनी होती थी गवर्नर जनरल से अगर इन सभी से रिलेटेड जो कॉपीराइट, पेटेंट अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, आर्मी से रिलेटेड कोई भी लॉज पास करना होता है। ठीक है, तो उसको प्रायर सैंक्शन लेनी होती है गवर्नर जनरल से। क्लियर। लेटर ऑन गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू इस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल एंड फर्दर फॉर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। बाद में जो गवर्नर जनरल था उसको एम्पावर्ड कर दिया गया था कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करे इन द बंगाल एंड अदर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, बंगाल में भी, पंजाब में भी। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल को एम्पावर्ड कर दिया गया था इस एक्ट के अंडर में। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि एक्ट एम्पावर्ड गवर्नर जनरल टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू प्रोविंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस एंड अपॉइंट न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। मतलब इस एक्ट में गवर्नर जनरल को एम्पावर्ड कर दिया गया था कि वो जो भी न्यू प्रोविंसेस बनाता है या फिर टाइम टू टाइम वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो वह उसको गवर्नर जनरल को अपॉइंट मतलब कि एम्पावर्ड कर दिया गया था कि वह इससे रिलेटेड अपने फंक्शन को फुलफिल करे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमारे यहीं पर यही था। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे हमारी सभी वीडियोस की। ठीक है, डेली बेसिस पर। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करके हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड। क्लियर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग से हमारे लेक्चर फर्स्ट से देख रहे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आपने हमारी लेक्चर फर्स्ट से वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। यहाँ पर मैंने आई बटन का ऑप्शन दे दिया है, इस पर जा करके। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।